morning, student. We are learn to yesterday Charles law. So today learn to Gay-Lussac law. Okay. So इसका देखेंगे हम फर्स्ट डेफिनेशन इसका क्या होता है. एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके. तो हम जो चार्ल्स लॉ कल देखे थे उसमें क्या किया गया था, हम प्रेशर को क्या ले रहे हैं, एट कांस्टेंट ले रहे थे, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम को एट कांस्टेंट ले रहे हैं. मतलब ये क्या है, दोनों लॉ एक दूसरे के विपरीत हैं या डायरेक्ट अपोजिट है. ओके. तो आपको इन दोनों में यही ध्यान रखना है कि चार्ल्स लॉ गैस-लुसाक लॉ का अपोजिट है. ओके. तो इसमें क्या कर रहा है, हम वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं. तो जो द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस का है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, टेम्परेचर से. ओके. तो हम इसे एक्सप्रेस कर दे रहे हैं. तो देखें यहाँ पे हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ले रहे हैं, तो भी हम कांस्टेंट ले लिए. तो क्या हो रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का. ओके. सो अब हमें ये प्रोपोर्शनल का साइन को हटाना है. तो क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे इसकी इस स्थान पे हम क्या ले लेंगे, इजिकल टू, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट ले लेंगे. तो के ले लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, P इजिकल टू के टी. ओके. दिस वन क्या आ गया, P इजिकल टू के टी, क्योंकि हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा रहे हैं. ओके. अब हम इसे और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, P अपॉन टी इजिकल टू के, वेयर के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है. ओके. एंड इसे इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, P फर्स्ट अपॉन टी फर्स्ट इजिकल टू P2 अपॉन T2. ओके. तो इससे हम इसे कई प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके. अब देखेंगे इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है. तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, हम ये मान लिए कि ये एक्सिस ड्रॉ किए और ये हमारा एक्स एक्सिस ड्रॉ किए. अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये ग्राफ बनेगा वो किसके बिटवीन बनेगा. सो हमें ये भी तो पता होना चाहिए. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, टेम्परेचर का. तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन बनेगा. ओके. तो जो वाई एक्सिस होगा वो क्या होगा, प्रेशर होगा, और जो एक्स एक्सिस आपका होगा वो टेम्परेचर होगा, वो भी किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में. ठीक. तो जो इनमें ग्राफ बनेगा तो क्या होगा, प्रेशर जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी क्या हमें उतना ही अधिक प्राप्त होगा. ओके. सो देखें, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, सो वॉल्यूम भी हमें मोर प्राप्त होगा. और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है. अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा. तो अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो हमें वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हमें कम प्राप्त होगा, जो कि हमें ये स्ट्रेट लाइन्स ग्राफ से दर्शा देना है. और ये आधे से दर्शा है क्योंकि इसे हम स्केल से एक्सटेंड कर दिए. ओके. तो आई होप गै-लुसाक लॉ का आपको समझ में आया होगा. सो इसमें इतना ही याद रखना है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लॉ है उसे देख लेते हैं. वो लॉ है एवोगाड्रो लॉ. ओके. तो इसमें क्या है, इसका डेफिनेशन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर गैसेस की क्या कर रहा है, वॉल्यूम इक्वल है तो कंटेन जो गैस होगा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा, बराबर होंगे. यानी कि हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम दिया है अगर वो सेम है तो जो उसका उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम ही होंगे. एक्सप्रेस इसे कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस, और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके. तो देखते हैं इसे प्रैक्टिकल करके. मान लो कि हम गैस ले रहे हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं.
तो हमने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, हीलियम लिया है, नियॉन लिया है एंड मेथेन लिया है, ठीक है। तो अगर इन चारों गैसों की जो वॉल्यूम है वो कितना है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब अपॉन मोल और और लीटर अपॉन मोल है, ओके। इनका सभी ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन और मीथेन सभी गैसों का वॉल्यूम क्या है, अगर सेम है, प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि अगर इन सभी जो गैसेस हैं उनके वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो जो इनकी नंबर ऑफ मोल्स होंगे इसके अकॉर्डिंग, तो जो ये हमारा एवोगाड्रो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी, जैसे ऑक्सीजन का लेट्स हम कर रहे हैं कितना, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो हीलियम का भी कितना होगा, इतना ही होगा नंबर ऑफ मोल्स, नियॉन का भी इतना ही होगा और मीथेन का भी इतना ही होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट्स कर रहे हैं कि अगर इन चारों गैसों के जो हम ये लिए हैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकली करने के लिए, इनका वॉल्यूम सेम है तो इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो भी सेम होंगे, ओके। तो जो एवोगाड्रो लॉ है वो हमें रिलेशन भी बताता है, वो रिलेशन किसके बीच में बताता है, ये रिलेशन बताता है किसके, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास एंड डेंसिटी के बीच में। तो ये हमें जो रिलेशन बताता है वो किसके बीच में बताता है, मोलर मास या जिसे बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के बीच में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ क्या होगा, वी आर नो, हम सभी जानते हैं कि क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, नंबर ऑफ मोल से, ओके। सो हम ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे एक, इसके प्लेस पे हम क्या लेंगे, इजिकल टू ले लेंगे और कुछ ना कुछ कांस्टेंट ले लेंगे। तो हम यहाँ पे भी इजिकल टू कांस्टेंट के ले लिए और एन, ओके। इसे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ देखेंगे वेयर एन क्या है, जो हमारा एन है वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यह क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम है। देखें एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी है और ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम भी है, ओके। तो सो वी नो, हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो पहले भी पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ओके। तो हम मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से, और जो मॉलिक्यूलर मास है उसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 2 कैपिटल एम से, ओके। सो हमें इसे क्या ले लिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लिए। सो जो हम इक्वेशन नंबर 1 है इसे फिर से यहाँ पे पुट किए हैं, तो v इजिकल टू क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1, v इजिकल टू के मल्टीप्लाई एन, v इजिकल टू के मल्टीप्लाई एन। सो हम क्या करेंगे, v इजिकल टू जो एन है, तो इक्वेशन नंबर 2 से एन का यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू फिल कर देंगे। तो एन का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन, एन की वैल्यू कितना था, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम एम, ओके। सो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इस एन की प्लेस पे एन की वैल्यू फिल कर दिए। तो क्या हो गया हमारा, v इजिकल टू के मल्टीप्लाई स्मॉल एम अपॉन 2 कैपिटल एम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपकी याद के लिए कि हम इसे कहाँ से लाए हैं, इक्वेशन नंबर 2 से। यहाँ पे इसके जो हमारा एन है नंबर ऑफ मोल्स उसका वैल्यू पुट किए हैं, ओके। तो आगे सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखें v इजिकल टू, उसे एक बार और यहाँ पे लिख दिए हैं क्योंकि पेज वो हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसे, अगर v को हम कहाँ पे जाने दें, इस mm के प्लेस पे, और mm को यहाँ पे आने दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सो हम वही करेंगे कि ये जो mm है उसे हम इधर ला दिए और v को कहाँ जाने दिए, mm के प्लेस पे, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया,
सो हमारे पास क्या अब आ गया, 2 कैपिटल MM इज इक्वल टू K अपॉन M अपॉन भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर गौर से M अपॉन भी, तो M अपॉन भी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी जब आप पढ़े हैं पहले वो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में, तो उसमें इसका फॉर्मूला लिखा था डेंसिटी का, क्या होता है, M अपॉन भी होता है। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। और वो भी बताया गया था कि डेंसिटी का क्या जो ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब अपॉन एसवाल। ठीक, तो याद आया ना। तो जो हमारा ये कैपिटल MM है इजिकल टू क्या हो जाएगा, K मल्टीप्लाई M अपॉन भी वी। सो हम डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल MM इजिकल टू K मल्टीप्लाई रो। ओके, वेयर रो कैसे लिख दिए हम, मास अपॉन वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, रो से, इसे रो पढ़ते हैं। ओके, सो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल MM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, डेंसिटी से। ओके, सो ये क्या है हमारा एवोगाड्रो लॉ, जो क्या हमें बताता है, नंबर ऑफ मोल्स एंड डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन बताता है। सो आई होप आपको ये दोनों लॉ अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।